नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले जरा खबरदार की लेंस से आज दिन भर की खबरों को आंक लेते हैं, क्योंकि आपके काम की कौन सी खबर है उसमें वो सबसे ज्यादा जरूरी है जान लेना। तो आज जो सबसे ज्यादा आपके काम आएगी खबर वो है दवाइयों से जुड़ी हुई। दवाइयां जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करेंगी। भारत में इसे लेकर एक अहम कदम उठाया गया है और उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने CSIR को कोरोना की 2 दवाओं के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें पहली दवा है फेविपिराविर और दूसरी दवा है फाइटोफार्मास्यूटिकल। फेविपिराविर को फ्लू के इलाज के लिए जापान और चीन जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा कोरोना के खिलाफ कारगर हो सकती है। और दूसरी दवा एक पौधे से निकाली गई है जिसे फाइटोफार्मास्यूटिकल कहा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों दवाएं उम्मीद की किरण बन गई हैं। दवाओं से ही जुड़ी हुई एक और अच्छी खबर यह भी है कि आयुर्वेद की 4 औषधियों का ट्रायल CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर करेंगे। ये 4 औषधियां हैं अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय और मलेरिया के इलाज में काम आने वाली आयुष 64। यह आयुर्वेद की परंपराओं और चिकित्सा के आधुनिक तरीकों का संगम है। इस पर हमने वैज्ञानिकों और आयुर्वेदाचार्यों से बात की है। दुनिया में अलग अलग देश कितनी तेजी से कोरोना की दवा बनाने में जुटे हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज की सबसे दुखद और चिंताजनक खबर मजदूरों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश लौटने के लिए पैदल निकले 16 मजदूरों की महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। ये मजदूर करीब 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थक कर पटरी पर सो गए थे। ट्रेन आई, इन्हें कुचल कर चली गई। इसके बाद बयान आ चुके हैं, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन कोई मुआवजा इस दुख को कम नहीं कर सकता। कोई यूं ही पटरी पर पैदल नहीं चलता। मजदूरों को उनकी मजबूरियां मौत की पटरी पर ले आई। रोटी रेलवे ट्रैक पर पड़ी रह गई और भूख मर गई। आज की एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए POK यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने वेदर बुलेटिन में POK के मौसम का हाल बताना शुरू किया। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ गिलगिट, बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का नाम भी है। ये पाकिस्तान की POK में चुनाव करवाने की कोशिशों पर एक जवाबी चोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का POK प्लान क्या है, यह भी हम आज आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोरोना के खिलाफ जो दवाई है, जो औषधि है, उससे जुड़ी खबर आपको देते हैं कि किस तरीके से CSIR को अब अनुमति मिल गई है कि वो ट्रायल्स की ओर जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों में इस बात की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना को जड़ से खत्म करने वाली कारगर दवा बन जाए। भारत ने इस दिशा में कुछ बड़े कदम बढ़ाए हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने CSIR को कोरोना की 2 दवाओं के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें पहली दवा है फेविपिराविर और दूसरी दवा है फाइटोफार्मास्यूटिकल। फेविपिराविर को फ्लू के इलाज के लिए जापान और चीन जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा कोरोना के खिलाफ कारगर हो सकती है। और दूसरी दवा पौधों से निकाली गई है जिसे फाइटोफार्मास्यूटिकल कहा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों दवाएं उम्मीद की किरण बनकर आई हैं। अगले 1.5 महीने में फेविपिराविर का ट्रायल पूरा हो सकता है। The Drug Controller General of India has given us approval for 2 more clinical trials. One is on a drug called Favipiravir. It's a drug which is used against influenza in Japan, China and other countries. And we believe that this drug also could be potentially useful against COVID-19. Similarly, the other approval that we have received from DCGI is on a phytopharmaceutical. That's an extract of a plant, and that also we are going to try because this extract has shown some very promising results against dengue. So this also we are trying along with another major pharmaceutical company in India, and hopefully these trials will start as early as in a week from now. इसके अलावा CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें आराम दे सकती हैं। ये 4 औषधियां हैं अश्वगंधा, यष्टि मधु यानी मुलेठी, गुडुचि पीपली यानी गिलोय और आयुष 64।
इन चारों का ट्रायल स्वास्थ्य कर्मियों और उन लोगों पर किया जाएगा जो हाई रिस्क जोन में हैं। इस पूरी स्टडी में ICMR का भी टेक्निकल सपोर्ट होगा। आयुष की कुछ दवाइयां जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, या समाज के अंदर वो लोग जो कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में हैं, उसके कारण हाई रिस्क हैं, उन सबके ऊपर प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से दवाइयों का क्या रोल हो सकता है। ये आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संगम है। पूरे देश के अलग अलग संस्थान इन 4 औषधियों के प्रयोग और इनके नतीजों पर नजर रखेंगे। इसका ट्रायल पूरा होने में 2 से 4 महीने लग सकते हैं। आयुष, CSIR और ICMR तीनों एजेंसीज एक साथ आकर ये एक आधुनिक विज्ञान की ओर से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि हमारे देश की जो परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, उसमें से आयुर्वेद एक बहुत गर्व की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की ओर से उसकी परिचालना करना या उसका रिसर्च करके देखना कि सही में काम करता है नहीं करता है, आज तक ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट जो नहीं हुआ था। कितना समय लगेगा इन ट्रायल्स को करने में? हम लोगों ने कुछ अस्पतालों से बातचीत की है, तो मैं समझता हूँ कि 2, 3, 4 महीने लग जा सकते हैं पूरे ट्रायल्स के रिजल्ट हमारे सामने में आने तक। आयुर्वेद में इन चारों औषधियों का बड़ा महत्व है। अश्वगंधा ब्लड शुगर को कम कर सकता है। इसमें कैंसर को रोकने वाली क्षमताएं भी हो सकती हैं। तनाव और चिंता को कम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम कर सकता है। मुलेठी गले में खराश और कफ में आराम देती है। एसिडिटी को दूर करती है। पेट के अल्सर को ठीक करती है। सांस की बीमारियों में आराम देती है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। माना जाता है कि गिलोय इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, याददाश्त बढ़ाती है, कफ और ब्रोंकाइटिस की समस्या में आराम देती है, लीवर के कामकाज को बेहतर करती है, शरीर में सूजन को कम करती है और तनाव को भी दूर करती है। और मलेरिया के खिलाफ काम करने वाली आयुष 64 बिना किसी साइड इफेक्ट के मलेरिया का इलाज करती है। आयुर्वेद के बड़े जानकार ये मानते हैं कि इन चारों के कॉम्बिनेशन का अच्छा प्रभाव हो सकता है। आयुष 64 में 4 चीजें हैं। इसमें चिरायता है, कुटकी है, सप्तपर्ण है, करंज, लता करंज है, और ये चारों का मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और दूसरा जो 3 योग लिए गए हैं उसमें अश्वगंध रसायन है, मुलट्ठी वो भी रसायन है, और तीसरा गुडुचि और पिपली ये भी रसायन की उसी में आते हैं, और इनका अपना अपना विशेष प्रभाव है। जैसे अश्वगंध है, उसका आप ये देखेंगे कि इसका शरीर के अंदर, जॉइंट्स के अंदर दर्दों में भी होती है, इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और नागौरी अश्वगंध जो कि राजस्थान में पाई जाती है, वो बहुत मशहूर है, और इस पर सब वैद्य समाज, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में भी इसका बहुत फ़ायदा देखा गया है। दूसरा है गुडुचि और पिपली, इसका कॉम्बिनेशन बना के दिया जा रहा है। तो गुडुचि जिसको अमृता भी बोलते हैं, इसका विशेष प्रभाव है ज्वर के लिए, जीर्ण ज्वर के लिए, श्वास के लिए, काश के लिए। ऐसी पिपली जिसको मगा भी बोलते हैं, इसको आम सब लोग हम चिकित्सा में भी इस्तेमाल करते हैं, लोग भी लेते हैं, और श्वास काश के लिए, खांसी के लिए, ज्वर के लिए इसका विशेष प्रभाव है। फिर जिसकी हम बात करते हैं मुलट्ठी की, तो मुलट्ठी जो है इसको आप मधुयष्टि भी बोलते हैं, मुलट्ठी भी बोलते हैं, और अम्ल पित्त के लिए इसका विशेष प्रभाव है, और विशेष करके इसका श्वास के लिए, चेस्ट और कफ के लिए इसका विशेष प्रभाव है। इस समय कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियों पर होने वाला ट्रायल भी एक नई दिशा दिखा सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का जो ये संकट काल है, उसमें वो लोग जो कभी दवाइयों में उतनी रुचि नहीं रखते थे, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, अब सारे लोग उस बारे में जानकारी रख रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस समय जितनी रिसर्च चल रही है, चाहे वैक्सीन पर या फिर दवाइयों पर, वो सारी चीजें ये तय करेंगी कि कितनी जल्दी हमारा जीवन सामान्य हो सकता है। इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि रेमडेसिविर नाम की एक दवा,
जिसे कोरोना के समय में काफी अच्छा माना जा रहा है, काफी इसमें पोटेंशियल माना जा रहा है। अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर दांव लगाना शुरू कर दिया और जापान ने भी कह दिया है कि इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपको इस दवा के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को अमेरिका के बाद जापान ने भी मंजूरी दे दी है। इस तरह इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी देने वाला ये दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने इस दवा को कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप की सारी उम्मीदें इस दवा से ही थी। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस पर भरोसा जताया। रेमडेसिविर को खास तौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई यह पहली मंजूरी है। यह देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसके प्रयोग पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के कहर को कम किया जा सके। इस वक्त दुनिया की 35 कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स कोरोना का वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक उन दवाओं को भी परखा जा रहा है जो कोरोना के मरीजों के ठीक होने में मदद कर रही है। अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए थे, जिनके नतीजों से उम्मीद बढ़ती चली गई। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे, तब रेमडेसिविर बनाने वाली इस कंपनी के हेड ने क्या कहा था, ये सुनिए। रेमडेसिविर नाम की ये दवा सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब नए ट्रायल में कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% से ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दवा पर दांव लगा रहे हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block. When you hear, I guess 31%, so it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. दुनिया भर के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि रेमडेसिविर बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचा सकती है। It's not the end game, because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking a enzyme that the virus uses. इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल में दुनिया के कई देशों के हॉस्पिटलों में 1000 से भी ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया गया था, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। वेंटिलेटर पर जा चुके रोगियों को 10 दिन और वेंटिलेटर पर नहीं जाने वाले रोगियों को 5 दिन तक ये दवा दी जा सकती है। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी जिलीड साइंसेज का कहना है कि अभी इस दवा की मात्रा सीमित है और ये साफ नहीं है कि इसे बाहर भेजा जाएगा तो इसकी कीमत क्या होगी। इस कंपनी का कहना है कि वो रेमडेसिविर की 15 लाख डोज दान करेगी, यानी इससे 1,40,000 लोगों का मुफ्त इलाज हो सकता है। लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के 39,34,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस दवा का उत्पादन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था द इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिव्यू का अनुमान है कि रेमडेसिविर के 10 दिन के इलाज की कीमत $10 यानी लगभग 755 रुपये होनी चाहिए। यह सच है कि रेमडेसिविर से कोरोना के मरीजों की हालत सुधरने में मदद मिल सकती है और बहुत सारे मरीजों को शायद आईसीयू में जाने की जरूरत भी ना पड़े, मगर इस दवा को कोरोना का रामबाण इलाज नहीं माना जा सकता। इसके लिए अभी कोरोना के सटीक वैक्सीन का इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो। आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा हो कि अभी तक तो ट्रंप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में कहा करते थे, अब ये नई दवा क्या, तो आपको बताएं कि जो HCQ दवा थी वो दरअसल स्वास्थ्य कर्मी और उन लोगों के लिए जो
जिनके लिए बचाव जरूरी था, जो पेशेंट्स के बहुत करीब जा रहे थे। और रेमडेसिविर जो दवा है ये उपचार के तौर पर देखी जा रही है और अमेरिका और जापान ने अभी तक उसे हरी झंडी दी है। लेकिन सिर्फ ये दवाइयां नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी रिसर्च शोध जो अलग अलग देशों के वैज्ञानिक कर रहे हैं, अलग अलग देशों में दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कर रही हैं। और ऐसी ही कुछ जो चीजें हैं वो हम आपको जरा बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे देशों में, भारत में भी ये कोशिशें लगातार चल रही हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि वहां के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और इसे पेटेंट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। ये कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। इसके साथ ही इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस का टीका बनाए जाने की बात कही गई है। ये इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इटली ने दावा किया कि कोरोना का पहला वैक्सीन उसने तैयार किया है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है ये टेस्टिंग के काफी आगे की स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वैक्सीन पर काम कर रही है। इंसानों पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों में इसे लेकर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि साथ के साथ उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना को हराने के लिए अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं दुनिया भर में। अमेरिका और तुर्की मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। भारत सहित कई देश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोगों का दौर जारी है। उम्मीद है कि परमानेंट इलाज जल्दी मिल जाएगा। और अब आज की सबसे दर्दनाक और दुखद खबर। लगातार हमने देखा कि जब से लॉकडाउन हुआ, मजदूरों को किस तरीके से जूझना पड़ रहा है। हाँ, अलग अलग सरकारें मदद कर रही हैं, मदद का हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन वो जो एक छटपटाहट है कि किसी तरीके से अपने घर पहुंचे, उसी दौर में समझ लीजिए कि आज रोटी रह गई है और भूख मर गई। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल की पटरी पर जिन मजदूरों की जिंदगी कुचली गई, उनके सपने भी कुछ उसी तरीके से कुचल दिए गए। ये जो पूरी रिपोर्ट है वो बेहद दर्दनाक है। किस तरीके से रात के अंधेरे में थक कर चूर हुए थे 40 किलोमीटर चलने के बाद वो, और जो मालगाड़ी गुजर रही थी उस पर, वो उसे देख नहीं पाई समय में बचाने के लिए। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक हादसा समझकर दरकिनार किया जा सकता है? ट्रैक पर मजदूर सोए थे, मालगाड़ी आई, उन्हें रौंद गई, 16 मजदूर मर गए। ये तो हादसे के सिर्फ आंकड़े हैं। हादसा तो है वो लाचारी, वो बेबसी और परेशानी जो उन मजदूरों के हिस्से आई थी। महाराष्ट्र के जालना की एक फैक्ट्री में काम करने वाले इन प्रवासी मजदूरों ने 157 किलोमीटर दूर भुसावल पैदल निकलने का फैसला किया था। उम्मीद थी कि वहां से उन्हें अपने शहर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन मिलेगी। लेकिन जालना से 36 किलोमीटर दूर मजदूर थक के चूर हो गए और पटरियों पर सो गए। सुबह 5:15 बजे मालगाड़ी आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर चाहकर भी उन्हें नहीं बचा सका। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद मालगाड़ी मजदूरों को रौंदती चली गई। उनको झपकी लग गया है, इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने बैठे, लाइन में बैठे थे, मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया गाड़ी। कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कस के हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न पर। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, धड़ 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 आवाज आया जोर से। मैं उस जगह पर आया हूं, उस स्पॉट पर आया हूं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी के नीचे यानी गुड्स ट्रेन के नीचे 16 मजदूरों की इसी जगह पर जान गई है। मजदूर जालना से भुसावल तक के लिए पैदल चले थे तो रेल ट्रैक का रास्ता इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो आसान लगा था। लॉकडाउन के सड़क के रास्ते जाना एक तो मुश्किल था और दूसरे ये रेलवे ट्रैक, यूं समझिए कि उनका जीपीएस था। लेकिन किसे पता था कि यही रेलवे ट्रैक
उनकी जिंदगी के सफर पर फुल स्टॉप लगा देगा। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है। मजदूरों की मौत परेशान करती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दर्दनाक हादसा हुआ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इन मौतों ने सिस्टम को हिलाने वाले सवाल खड़े किए हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ट्रेन हादसे पर जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। जो भी जरूरी मदद होगी मुहैया कराई जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हादसे के बाद अपील की है। मजदूर घर जाने के लिए पैदल निकलने का खतरा मोल न लें। राज्य सरकार मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्था कर रही है। कि आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक जिस संयम आपने जो बनाए रखा है, संयम बनाए रखें। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आपका सहयोग हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि संकट बहुत ही गंभीर है। हादसा जब व्यवस्था को झकझोर रहा है तो सवाल ये कि मजदूरों की बेबसी का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई मुआवजा जख्म भर सकेगा? जालना से निकले ये मजदूर तो फिर भी ट्रेन पकड़ने की उम्मीद में पैदल चले थे। कई जगहों से मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल निकलने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे वहाँ काटे एक ग्रुप में। लॉकडाउन में मजदूरों की परेशानी बहुत बड़ी है। हिंदी पट्टी खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की मजदूरों की घर वापसी अब एक बड़ा मुद्दा बन रही है। इसलिए औरंगाबाद हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा, सभी कामगार और श्रमिक बहनों भाइयों से मेरी एक बार फिर अपील है कि आप लोग दूसरे प्रदेश से घर आने के लिए साइकिल से या पैदल ना चलें। पैदल चलना आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यह परीक्षा की घड़ी है। धैर्य बनाए रखिए। आप सबकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच गृह मंत्रालय का कहना है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अब तक 2.5 लाख मजदूर लाए गए हैं। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। वैसे मजदूरों की घर वापसी के लिए व्यवस्था के दावों के बावजूद स्थितियां जैसे काबू से बाहर हो रही हैं। इसका सबूत बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मिला। वहां स्पेशल ट्रेन की अफवाह के बाद मजदूरों ने हंगामा किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन पकड़ने की अफरा तफरी की तस्वीरें आज तक के कैमरे में दर्ज हुई हैं। मजदूर जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, इनको ये कहा गया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलेगी, लेकिन यहाँ स्टेशन पर इनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस वाले यहाँ से इनको वापस भेज दे रहे हैं। छटपटा रहे मजदूरों की स्पेशल रिपोर्ट बंगाल के आसनसोल और जम्मू के कठुआ से भी आई। बंगाल के आसनसोल में पैदल आगे बढ़ने से रोके गए मजदूरों का सब्र जवाब दे गया, तो कठुआ में सैलरी कटने पर मजदूर उपद्रव पर उतरे। मजदूरों को लेकर हालात जब आर पार की स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो राजनीति की तलवारें भी खिंच रही हैं। राहुल मजदूरों के हालात पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें आईना दिखा रही है। माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है। वैसे राहुल गांधी जी ने जो आज जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति यानी फितरत के हिसाब से बगैर अध्ययन किए, बगैर विषयों की जानकारी लिए हुए प्रेस के सम्मुख आने की अपनी पुरानी आदत के हिसाब से किया है। औरंगाबाद के ट्रेन हादसे पर जिम्मेदारी रेलवे की जांच में भले तय हो जाए, लेकिन मजदूरों की बेबसी पर किसकी जवाबदेही तय होगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली की सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सारी तस्वीरें मैंने भी देखी। इस तरह की चीजें देखी कि किस तरह से मजदूर
निकल रहे हैं स्टेशन की तरफ इस उम्मीद में कि कोई ना कोई ट्रेन तो उनके घर की तरफ जा रही होगी। दरअसल दिक्कत यह है कि जानकारी की कमी है। रजिस्ट्रेशन करना है, पर रजिस्ट्रेशन कहां पर करना है? क्या उस राज्य में करना है जहां पर आपको जाना है, या उस राज्य में भी करना है जहां से आपको निकलना है? दरअसल दिल्ली में कम से कम शेल्टर होम में यह व्यवस्था मुझे देखने के लिए मिली। देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें मैंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से मजदूरों की घर वापसी करवाई जा रही है। अलग अलग राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का निकलना शुरू हो चुका है, अपने राज्य की तरफ जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए एक ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। उत्तर प्रदेश के लिए तो ये लाइन पूरी यूपी के लोगों की ही है ना? तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखवा रहे हैं क्योंकि आप लोग अब निकलना चाहते हैं। जी। कैसा लग रहा है, फाइनली निकल पाएंगे? जी हाँ। हाँ। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस शेल्टर होम में थे, अब देखिए इस तरह के फॉर्म्स यहाँ पर भरे जा रहे हैं। ये जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आधार कार्ड के डिटेल्स हैं इनके, और उसके साथ ही बाकी डिटेल्स यहाँ पर जो सिंगल लोग हैं और यहाँ पर जो परिवार के लोग जा रहे हैं वो हैं। परिवार पूरे परिवार का कर रहे हैं। क्या क्या डिटेल मांगते हैं? उसमें नाम, एज, मेल फीमेल, आधार नंबर और एड्रेस और मोबाइल नंबर, इस तरह की चीजें। यहाँ पर सर स्क्रीनिंग कैसे हो रही है? स्क्रीनिंग यहाँ से मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं सीडीएमओ के ऑफिस से, वो लोग स्क्रीन करते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं यहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद ये रिलीज फॉर्म्स यहाँ फिर रिलीज ऑर्डर होता है, वो लोकल डॉक्टर साइन करते हैं और शेल्टर इंचार्ज साइन करते हैं और जो यहाँ के बिल्डिंग इंचार्ज है वो साइन करते हैं। अच्छा, तो अब क्योंकि आपके शेल्टर होम में बहुत बड़ी संख्या में लोग थे यहाँ पे, तो अब एक एक करके लोग निकलने को तैयारी कर रहे हैं। एक लॉट गया है सिर्फ एमपी के, फर्दर डायरेक्शन जैसे आएगा उस हिसाब से हम रिलीज करेंगे। तो यहाँ भी जैसे सिविल डिफेंस वालों को आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर एक एक नाम को बहुत ध्यान से इसमें से टिक मार रहे हैं कि कौन कौन आ गया है, अपना आवेदन किसने किसने यहाँ पर दे दिया है, और उसके बाद बाकायदा उस तरफ देखिए सारी डिटेल्स भर के इस तरह से जो रिलीज फॉर्म है उसे तैयार किया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई भी अपने घरों की तरफ जा सकता है, क्योंकि इस असमंजस में बहुत सारे लोग हमें स्टेशनों के पास भी मिल जाते हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि हो किस तरीके से रहा है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से चलती है। राज्यों में जो फंसे हुए हैं वो किस तरीके से अपने राज्य की तरफ निकलें? ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन क्या जो सूचना है वो सही सही मिल रही है? जहां तक दिल्ली के रेलवे स्टेशन का सवाल है, लोगों को अब वहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है, सिर्फ जो बसें जा रही हैं वो जा सकती हैं। आप क्या लेकर आए थे? ये मेरे पास आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर था, और आज आईडी दी गई थी हमारे भोपाल कंट्रोल रूम से। तो ये बताया था कि यहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, तो हम आ गए। हमने अपने यहाँ छतरपुर कॉन्टेक्ट नंबर पे लगाया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आज एक ट्रेन आएगी। यहाँ आया तो हमें पता लगा कि ट्रेन ही नहीं है आपकी कोई। आज बिहार की आज खाली बिहार भर की है। तो ये कहाँ की ट्रेन जानी है वो पता लगना थोड़ा सा कठिन है। आप लोग सब मध्य प्रदेश के ही हैं? कितने दिन से लॉकडाउन के समय से? 6 महीने से लॉकडाउन से बहुत परेशान है जी, और ना हमारे पास जो मतलब काम धंधा था वो भी मालिक ने छोड़ दिया है, तो पैसे भी तो नहीं रह गए, नहीं मिल रहे हैं। और किराया घर का कैसे चल रहा है? किराया ऐसे ही, किराया भी छोड़ा हुआ है मालिक ने, तो मतलब देना तो पड़ेगा ही। हम दोनों भाई हैं, तो 2 रूम सेपरेट कर रखे थे। बाकी लोग, आप लोग? ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। तो देखिए ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन प्रक्रिया क्या है वो भी समझना जरूरी हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है लोगों को कि आखिर कैसे निकलें वो, क्योंकि एक आपने देखा जिसने एमपी में रजिस्ट्रेशन कराया था और एक जो पूरी पंक्ति जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा रही है। ये राज्य जो प्रशासन है उसे मजदूरों को बताना होगा विस्तार से। बहरहाल अब हम जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं और पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अब वहां के मौसम के अनुसार पसीने छूट रहे हैं। मौसम के अनुसार इसीलिए क्योंकि भारत ने वहां का मौसम बताना शुरू कर दिया है। यानी अब सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख का मौसम नहीं बताया जा रहा है, बल्कि गिलगिट बल्टिस्तान और साथ में मुजफ्फराबाद का भी मौसम, उसका पूर्वानुमान, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों की शुरुआत की थी कि वो किसी तरीके से वहां पर चुनाव करा ले, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी थी। तो ये उसका करारा पलटवार है।
भारत के प्रादेशिक मौसम की भविष्यवाणी में इस बदलाव को देखिए। ये वो बदलाव है जो पाकिस्तान का मौसम बिगाड़ने के लिए काफी है, क्योंकि इस भविष्यवाणी में भारत के उन हिस्सों का मौसम शामिल है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। मौसम विभाग के उत्तर पश्चिम डिवीजन ने 5 मई से ही अपनी भविष्यवाणी में पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर के साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम बताना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग पिछले साल अगस्त से ही पीओके के हिस्सों के मौसम बुलेटिन तैयार कर रहा है, लेकिन अब इसे जम्मू कश्मीर सब डिवीजन के तहत साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। अचानक नहीं है, हम बहुत दिन पहले से ही आप हमारा नेशनल वेदर बुलेटिन देखेंगे कि हम जो इंडिया का जो टेरिटरी है, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया, इसके लिए हम पूर्वानुमान दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं वेदर का। और इसमें हम गिलगित बल्टिस्तान मुजफ्फराबाद एरिया जो है उसमें हम मेंशन कर रहे हैं। वो रीजनल सेंटर जो हमारा यहाँ है वो इसको मेंशन नहीं कर रहे थे, वो लास्ट 2 डेज वो भी मेंशन कर रहे हैं। मौसम विभाग के नॉर्थ वेस्ट डिवीजन के तहत 9 सब डिवीजन हैं, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर है। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब गिलगित बाल्टिस्तान के स्टेटस को बदलने की पाकिस्तान की कोशिश पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज किया है। पिछले हफ्ते गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव कराने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कहा था कि गिलगित भारत का हिस्सा है और उसे भारत को सौंपा जाए। तो अब मौसम भविष्यवाणी की खबर भारत के तेवर बता रही है। Gilgit Baltistan is basically part of the Jammu and Kashmir state, has always been a part of the state, you know. पीओके पर पाकिस्तान का 70 साल से अवैध कब्जा है। भारत ने हमेशा से उसे अपना अभिन्न हिस्सा कहा है। मौसम विभाग का छोटा सा कदम भी बड़े संकेत देता है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। वैसे जब से अमित शाह ने ये कह दिया था कि पीओके हमारा ही हिस्सा है और उसके लिए जान दे सकते हैं, तब से पाकिस्तान का मौसम बिगड़ा ही हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है एक ऐसे नए रास्ते का जिससे जाने से जो श्रद्धालु हैं वो बहुत समय अपने बचा पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी जो रास्ते थे 2, उसमें से एक के जरिए समय बचता था, लेकिन इससे और अधिक जो यात्रा है उस पर असर पड़ेगा। उत्तराखंड के धारचूला से चीन सरहद पर लिपू लेक तक 80 किलोमीटर की ये सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की है। इस सड़क के निर्माण से कैलाश मानसरोवर की यात्रा 1 हफ्ते में पूरी की जा सकती है। अब तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा के जो अन्य मार्ग हैं उनमें 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। 80 किलोमीटर की इस सड़क पर ऊंचाई 6000 फीट से लेकर 17060 फीट तक की है। इस सड़क को बनाने में बीआरओ के सामने मौसम की बहुत दिक्कतें आई थी। लगातार बर्फबारी हुई थी जिससे कई महीनों काम बंद रहा था, लेकिन सारी मुसीबतों के बावजूद भारत ने चीन के द्वार तक सड़क का निर्माण कर लिया है। इस सड़क के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सड़क स्थानीय लोगों के दशकों के सपने को पूरा कर रही है।